लेकिन वो क्या हिडन भावना थी जिसको सब लोगों ने, हमें लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन जैसे कोई पटाखा चलाया गया हो उस तरह से ये झाड़ की तरह फूट कर कर करके निकल गया। मित्रों, ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं अपने सारी दूसरी भाषाओं के सारे संपादकों के साथ जब मैं अपनी भाषा को टटोल रहा था, और तब मैं एक बहुत गर्व से भर उठा कि मेरी उसी वाचिक परंपरा में से 1910 में एक गीत मिलता है। 1904 में जब होलकर के पीछे अंग्रेज लगे और वो वहाँ से शरण मांगते हुए अंग्रेज यहाँ जयपुर में आया, होलकर और जयपुर के राजा ने कहा कि मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें शरण देने का मतलब है इन अंग्रेजों से नाराजगी लेनी, और वो मैं कर नहीं सकता, इसे माफ़ करो। और वो यहाँ से भाग के गया भरतपुर, और भरतपुर में वहाँ का राजा जो है जाट शासक, उसने कहा कि आ गया है तो मेरे पास है, और अंग्रेजों ने उसके ऊपर सबसे पहली लड़ाई 1904 में डीग पर आक्रमण पर हुई, और उस डीग के आक्रमण में अंग्रेजों के कई लोग मारे गए और अंग्रेजों की सेना को मीलों तलक भागना पड़ा और उसका मीलों तलक पीछा किया गया। उसके बाद जब ये बात इंग्लैंड में पहुंची तो उन्होंने कहा इस तरह से अगर डर कर करके आ गए तो इस हिंदुस्तान पर राज करना संभव है। तुम क्या बात कर रहे हो कि एक छोटी सी रियासत के उन आदमियों से होकर कर करके मीलों तलक तुम भागते चले आए, ये हमारे लिए नहीं, ये इस क्राउन के लिए शर्म की बात है। और तब ये जिम्मा जनरल लेक को दिया गया, और जनरल लेक ने पूरी तैयारी कर करके और फिर वापस 1910 में आक्रमण किया। और वो आक्रमण डीग में नहीं हुआ, क्योंकि डीग में तब तक वो समझ गए थे वहाँ के शासक कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो भरतपुर में चले गए और भरतपुर पर आक्रमण हुआ, और वो उस परीक्षा के कारण, और इसलिए उसे लो दुर्ग कहा गया। अब 1910 में ये सब ब्रिटिश हिस्ट्री कहती है, ये सारे के सारे लोग कहते हैं, लेकिन अब मैं कैसे मानूं कि ये इसमें क्या हुआ था, ये कैसा झगड़ा, इसमें इसके डिटेल्स क्या हैं, और उस समय राजस्थान की या मेरे भारत की जनता क्या सोच रही है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। तब मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ जब मुझे दो चीज मिलती है, एक वाचिक परंपरा में, दूसरी भी वाचिक परंपरा में, दोनों लोक की संपत्ति। लोक की संपत्ति जो हमेशा वाचिक परंपरा में कंठ पर अवधारित रहती है, वो कभी भी शास्त्रीय लिखित स्वरूप में नहीं आती। और जब मुझे आश्चर्य करने को मन करता है, जब मुझे ये पता लगे कि भरतपुर पर आक्रमण, इस 1910 के आक्रमण पर जोधपुर का एक पोइट बांकीदास पहली बार एक गीत लिखता है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, आस लीदो खींच उड़ा, अरे धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उभा गई धरा। मही जाता पृथ्वी जाती हो, चीचाता महिला, जब स्त्रियां आठ प्रकार करती हो, ईदो ये मरण कणा अवसान, राखो रे की ही के रजपूती, मरदा हिंदू के मुसलमान। इस तरह का जो संबोधनात्मक गीत ओरल ट्रेडिशन में, वाचिक परंपरा में लोक की संपत्ति है। और दूसरा, जब मुझे ये गीत मिलता है कि गोरा हट जा, यूं मत जा, गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको रे, गोरा हट जा, और यूं मत जाने ये छोरा लड़े जाट का, ये तो कमर लड़े राजा दशरथ का, गोरा हट जा, ये भरतपुर गढ़ बांको रे, गोरा हट जा। और इसकी जब मैं तफसील में जाता हूँ तब मुझे लगता है कि 1800 से पहले, 1800 के थोड़ा सा पहले प्रेस एक्ट लेकर के आते हैं ब्रिटिशर्स, और उसके बाद इतनी सख्ती हो जाती है कि अगर आप एक पैम्फलेट छपाते हैं तब भी आपको उस कलेक्टर के पास ले जा करके रजा लेनी होती थी कि ये जैसा भी है। और उसी दिन से ये नियम बना कि कौन प्रकाशक है, कौन मुद्रक है, कितनी प्रतियां छापी गई, किस प्रयोजन से छापी गई। जब ऐसी स्थिति हो तो 1857 का जो साहित्य है वो प्रकाशित स्वरूप में तो मिल ही नहीं सकता। ये बात मैं अभी कह रहा हूँ, मैं आपको 200 साल पुरानी, 1810 1857 को 150 और कुछ एक साल हुए हैं। जब 150 सालों में यह स्थिति रही हो, तब वो चीज, उस संपदा को हमारे पास लाने में जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है लोक। वो लोक ही है कि जो ये हमारे जो अवचेतन दिमाग में, हमारे उस अवचेतन मस्तिष्क में उस स्मृति के रूप में मौजूद रहता है। इसलिए मारिया लीच कहती है लोग के लिए कि ये एक ऐसा फॉसिल है जो मरने से इनकार करता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में जब ये परंपरा
सदियों से बराबर बराबर समानांतर रूप से चलती रही, तब मुझे कौन सा इतिहास जो है वो परित्राण देगा? मेरा इतिहास उस लोक का इतिहास होगा, क्योंकि लोक की तृप्ति जब तक न हो। और इतिहास का साथियों एक बहुत सीधा सा अर्थ है, ऐसा रहा, ऐसा था। अब ये कैसा था, इसको कौन कहे? और यहीं से 1900 यही ईसा की 19वीं शताब्दी है कि जेम्स कर्नल टॉड के उस ग्रंथ के ऊपर सबसे बड़ा जो शास्त्रीय इतिहास, जब उसके बाद में जो खड़ा हो रहा था, उसने सबसे पहला लांछन लगाया कि ये सब कुछ एनेक्डोट्स पर आधारित है, ये सब सुनी सुनाई दंत कथाओं पर आधारित इतिहास है, इसलिए ये गलत इतिहास है। उसके बाद एक बहुत सिंसियर, एक बहुत ही ऐसी तफसील से, एक ऐसी योजनाबद्ध तरीके से हमारे ही कुछ लोग काम में आते हैं, और वो 1840 में सूरजमल मिशन बूंदी का छोटी सी एक स्टेट का इतिहासकार वंश भास्कर लिखने को आमादा होता है, और उसमें उसी पूरी की पूरी लोग उसी श्रुति परंपरा की उन सारी घटनाओं का समावेश करता है। मानी कि सूर्यमल एक ऐसे असंभव कार्य की ओर जा रहे हैं जहां श्रुति, जहां वाचिक परंपरा लिखे हुए उस शास्त्र से टक्कर लेने को खड़ी है, और जैसा कि संभव था इसका रिजल्ट सूर्यमल भी हारे। जिस तरह जेम्स कर्नल टॉड हारे, सूर्यमल भी हारे। उसके बाद 1880 में मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए कविराज श्यामल दास आते हैं, और वो 22 आदमियों के साथ में उस समय में 1880 में 1,10,000 के बजट से काम चालू करते हैं, और मेटिकुलस प्लानिंग के साथ जब अपना ग्रंथ लिख करके तैयार करते हैं, फिर वो जब ये टक्कर, उन्होंने भी वही काम किया कि उसके अंदर लोक के उन तत्वों का समावेश किया, इसलिए जो शास्त्रीय इतिहास था फिर उससे टक्कर हुई और उसे हारना पड़ा। वीर विनोद भी काम नहीं आया, सूर्यमल मिशन काम नहीं आया। बीकानेर में दयालदास ने जो ख्यात लिखी देश दर्पण और बीकानेर के ख्यात, उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह का समावेश किया, जहाँ का एक उदाहरण और एक गीत जो अभी पढ़ा गया, जैसे लखा साहब ने कहा कि फिर मुझे दयालदास क्या लिखता है, दयालदास के साथ भी यही समस्या है। तो मित्रों, अब तक का जो 100 सालों का इतिहास, हाँ, और उसी समय उसी शताब्दी में बांकीदास अपनी ख्यात लिखता है। सौभाग्य से या संयोग से ये सभी चारण थे, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया, मैं तो उसकी तरफ आपको संकेत भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो परंपरा है, जब आपने श्रुति के इतिहास को, आपने श्रव्य में, आपने वाचिक इतिहास को, जिस दिन आप शास्त्रीय स्वरूप देने के लिए जाएंगे उस दिन संघर्ष होगा, और एक दिन भगवान करे कि एक दिन ऐसा हो गए कि जिस दिन ये वाला पक्ष जो अब तक हारता आया है, जो वाचिक परंपरा का, जो लोक का पक्ष है, एक न एक दिन जीतेगा। और इसलिए मैंने कहा कि मैं आज अपने उस मित्र के उस साहस को के लिए बधाई देता हूँ कि इन्होंने भी यही काम किया है कि सारी सामग्री उस वाचिक परंपरा से निकालकर ये जिससे टकरा रहे हैं उसके सामने शास्त्रीय इतिहास है, जिससे के हश्र हम पिछली 2-3 शताब्दियों से देखते हुए हैं, और इसलिए जरूरी है। और ये लोक का इतिहास कैसे रह सकता है, इसके लिए 1 मिनट के लिए अपनी बात कहूँगा, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करूँगा। मेरे पास स्लिप आ गई, मुझे आपसे काफ़ी बातें करनी थी, लेकिन मैं, चलिए बहरहाल इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये षड्यंत्र भी क्यों, और यदि ये षड्यंत्र नहीं है तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की अनुसूची है, उसमें से जानबूझकर 66 साल पहले सन 47 से उस राजस्थान की जो जबान थी, राजस्थान का लोक जिसमें अपने आप को प्रकट करता था, राजस्थान का इतिहास जिस भाषा में मिलता था, राजस्थान का समाजशास्त्र जिसमें मिलता था, राजस्थान का विज्ञान जिसमें मिलता है, राजस्थान का आयुर्वेद जिसमें मिलता था, राजस्थान का भूगर्भ शास्त्र जिसमें मिलता था, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है कि जो शास्त्र में हो और लोक में न रहा। मैं तो सिर्फ आपको इतिहास की परंपरा बताइए, मैं आपको बहुत सुविधा से बता सकता हूँ कि यदि शास्त्रीय समाजशास्त्र है तो उसके बरक्स, उसके समानांतर, उसके बराबर की ताकत वाला लोक का समाजशास्त्र। तो ये जो चीज थी कि अगर ये शास्त्र जब तक रहेगा तब तक
ये शास्त्रीय इतिहास की जैसी कैसी भी निर्मिति है वो हमेशा वो डरता रहेगा, उसको चुनौती पाने का हरदम एक भय बना रहेगा। इस भय की समाप्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि ये सब कुछ जो ज्ञान, ये जो शास्त्र, जिस लोक, जिस शास्त्र को और जिस ज्ञान को बरतता है, हम उस ज्ञान को तो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके पीछे हजारों साल का उसका अनुभव है। एक किसान आज आपकी टेक्नोलॉजी से कुआं नहीं खोदता, 1000 साल से वो जानता है कि कौन सी जमीन कैसी है और इसमें कौन सी फसल होगी। ये कुआं खोदते वक्त चूहा कहाँ से आएगा, जो मैं राजस्थानी का शब्द है, चूहा कहाँ से आएगा, मुरड़ कहाँ तलक है, भाटा कहाँ से आएगा, और उनके सबके अलग अलग नाम। तो जो इतनी बड़ी धरोहर, जिस ज्ञान विज्ञान की इतनी बड़ी धरोहर जिस एक माध्यम में लिपटी हुई थी, जिस तरह से किसी, हम जब लोग कथाओं में पढ़ते हैं कि उस राक्षस का प्राण उस फलानी जगह में तोते में था या ऐसा, वो सारे लोग समझ गए कि इन सब का अगर कहीं पर भी प्राण है तो वो प्राण इसके माध्यम में, और इसलिए यदि इस माध्यम की गर्दन मरोड़ दी जाए तो ये सारे के सारे शास्त्र और ये सब कुछ हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाए। लेकिन एक बात से आगाह करते हुए राजस्थानी की कहावत है, इसीलिए मैं आपको ये संबोधन में जागृत करना चाहता हूँ कि ये बात मैं जानता हूँ कि जब बैल मरता है तो उसके साथ चींचड़े भी मरते हैं। चींचड़ों को भी महीने 2 महीने तक उसके ऊपर 15 दिन उस पर गुजारा कर लेंगे। लेकिन यदि आज राजस्थान को और आप जैसे सुविज्ञ लोगों को अगर इतना ये साहस जो लखावत जी की इस किताब के माध्यम से उठा है, और ये जो ये जज्बा आप लोगों में पैदा करना चाहते हैं, ये एक आदमी के लिए का विषय नहीं है, ये एक आदमी की चिंता नहीं है, ये चिंता हम सब की। और यदि ये चिंता हमने आज नहीं की तो ये फिर चिंता हम कब करें, ये अपने आप से पूछिए। और मैं इस अवसर पर लखावत जी के इस साहसिक प्रयोग के लिए मैं उन्हें कोटि से बधाई देता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरह से ये जिद, अपनी जो जिद पाले हुए हैं, इस जिद को ये बरकरार रखेंगे, और ये हमेशा इस तरह से लोक को ले जा करके उस लोह निर्मित, उस शास्त्रीय निर्मिति से टकराते रहेंगे, और भगवान करे एक दिन इनकी विजय हो। धन्यवाद।